साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस करंट अफेयर के लेक्चर में 29 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथियों ये करंट अफेयर्स हमारा इतना इम्पॉर्टेंट होता है और आपको पता है कि हर एग्जाम में इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा होता है। 30% से अधिक वेटेज होता है, मतलब 100 में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन इसके कम से कम आते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक स्कोरिंग टॉपिक होता है, इसलिए इसमें कभी लापरवाही मत बरतिए। अगर आपको क्या करना है, कोई भी कंपटीशन पास करना है, किसी भी कोई भी कंपटीशन हो, सब में आता है, इसलिए इस पर जरूर फोकस करिए और डेली हमारे साथ आधे घंटे बने रहिए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। CBI द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो CBI आपका जो आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो होता क्या है, इंटरपोल है क्या? तो अब कहाँ से? तो थर्ड इसका आयोजन किया जा रहा है। थर्ड आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। थर्ड संस्करण है इसका, नई दिल्ली। किसके द्वारा? CBI द्वारा। हमारी गुप्तचर एजेंसी CBI है, इसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। कब तक? ये 25 जनवरी से लेकर आपका 3 फेब तक। 25 जनवरी से लेकर आपका 2 फरवरी तक। 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इंटरपोल है क्या है? इंटरपोल ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है हमारा। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि सुरक्षित दुनिया हेतु तो पुलिस को जोड़ना। मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य थीम क्या है? इसमें 195 सदस्य देश पुलिस संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी स्थापना, बहुत पहले हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको जानना चाहिए। जो मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। इंटरपोल है क्या? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। कितने देश हैं? 195 सदस्य देशों का भारी भरकम ये संगठन है। स्थापना 1923 में हुई। मुख्यालय लियोन। देखते नहीं, रेड कार्नर नोटिस जारी कर दिया था, मतलब कहीं में दुनिया में जाएगा तो इंटरपोल की मदद से पकड़ा जाएगा। तो नई दिल्ली CBI द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है कि पुलिस व्यवस्था को संगठित करने के लिए, मेल जो कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, आपस में और क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, उस पर ये विचार किया जाएगा। इसके जो अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल रायसी हैं, जो इस समय के अध्यक्ष हैं। तो इसके आपके लगभग 44 देशों के 59 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। 44 देशों के 59 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो कराए हैं इतने। मुख्य थीम इसकी हमने आपको बताया क्या है, सुरक्षित दुनिया है पुलिस को जोड़ना। मुख्य थीम क्या है इसकी? ये भी पूछा जाता है, सुरक्षित दुनिया है पुलिस को जोड़ना। सुरक्षित दुनिया हेतु पुलिस को जोड़ना, ये इसके बारे में जानकारी रही आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने चीते लाने के लिए किसके साथ समझौता किया था? कहाँ चीते लाया था भारत? कूनो राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नामीबिया से लाए गए थे, जिसमें एक मादा का नाम प्रधानमंत्री ने क्या रखा था? आशा रखा था। पिछली बार जो 2022 में लाए गए थे वो 8 चीते लाए गए थे, जिसमें आपके 5 मादा थे, 3 नर थे। अब क्या? अब 12 चीते लाए जा रहे हैं। समझौता किया गया, हर वर्ष लगभग 12 चीते लाए जाएंगे। 8 से 10 साल तक ये समझौता रहेगा और 5 साल बाद उसका रिव्यू किया जाएगा। तो किसके साथ समझौता किया? अफ्रीका के साथ।
समझौता किया गया है। कहाँ से लाए जाते हैं? नामीबिया से लाए जाते हैं, नामीबिया और बोत्सवाना। विश्व में पाए जाने वाले चीते 90% लगभग यहाँ से पाए जाते हैं, इन दोनों देशों से 90%। और विश्व में है कितने चीते? लगभग 7,000 चीते हैं। तो 12 चीते हर वर्ष भारत क्या करे? लाएगा। भारत का 1948 में छत्तीसगढ़ में आग लगी थी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में आग लगने से क्या हो गया था? एक चीता था, हमारा चित्तीदार चीता था, अंतिम चीते की मृत्यु हो गई थी। जो भारत में था, अंतिम चीते की मृत्यु हो गई थी, चित्तीदार चीता था। अभी से भारत में चीतों की कमी दूर करने के लिए ये चीते लाए जा रहे हैं। 12 चीते लाए जाएंगे और 12 चीते में कितने नर होंगे, कितने मादा होंगे? तो 12 में जो चीते होंगे 7 नर और 5 मादा आएंगे। 12 चीते लाए जाएंगे, 12 चीते नामीबिया से लाए जाएंगे, नामीबिया बोत्सवाना से। उसमें 7 नर 5 मादा होंगे। कहाँ ले जाएंगे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP, मध्य प्रदेश में। ये जो है इनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा रहा आपका। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस समझौते में संशोधन है भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया? तो बहुत पुराना समझौता है, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। समझौते में संशोधन है, वही इतना पुराना हो गया, फिजिकल डाइवर्जन हुआ नदियों का, फिजिकल स्थिति बदली है उनकी, तो इसमें सुधार है। तो भारत ने क्या किया है? सिंधु जल समझौता संशोधन के 12(3) के तहत जो नियम है उसमें 12(3) के तहत अभी 25 जनवरी को नोटिस जारी की है। 25 जनवरी को नोटिस जारी की है, जारी किया है कि 90 दिन के अंदर अंतर सरकारी वार्ता की जाए, अंतर सरकारी वार्ता की जाए। अब ये सिंधु जल समझौता हुआ कब था? 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था उस पर, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किया था, और विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। विश्व बैंक के भी एक थे विलियम एबी एलिफ, उन्होंने साइन किया था। तो 9 साल तक विवाद चला था भारत पाकिस्तान का। तो 1951 से था विवाद, 1960 में इसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये विवाद सुलझा था, और तो उसमें सिंधु समझौता हुआ था। अब ये है क्या? जो आपकी नदियां हैं, सिंधु है, ब्यास है, झेलम है, रावी है, इनका जल का बंटवारे के लिए समझौता हुआ था। तो सिंधु जल समझौता हुआ कब था? सिंधु जल समझौता या सिंधु संधि या सिंधु नदी संधि। सिंधु नदी सबसे बड़ी, इसलिए सिंधु नदी के संधि के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये 19 सितंबर 1960 में हुआ था। कौन कौन साइन किया था? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, और किसने साइन किया था? और
विश्व बैंक के अधिकारी थे विलियम एबी एलिफ। विलियम एबी एलिफ, इन्होंने साइन किया था। तो इसकी विश्व बैंक, अगर पूछा जाए कि इसकी मध्यस्थता समझौता हुआ था, विश्व बैंक से। तो इसमें ये हुआ था कि हमारा 3 नदियों का पानी, जो पूर्वी नदियां हैं उसमें भारत का अधिकार रहेगा, ब्यास, रावी और सतलज। इस समझौते में क्या था कि ब्यास, रावी और सतलज जो पूर्वी नदियां हैं के जल पर भारत का नियंत्रण रहेगा। भारत का नियंत्रण है, मतलब इन नदियों का 20% पानी केवल पाकिस्तान अपना जल, मतलब सिंचाई व विद्युत के लिए इस्तेमाल कर सकता था, विद्युत के लिए प्रयोग कर सकता था। इसी तरीके से और जो नदियां बसती हैं 3 आपकी, उसमें जो पाकिस्तान को अधिकार था कि सिंधु, चिनाब और झेलम जो बसती हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, इस पे पाकिस्तान का नियंत्रण रहेगा। इसके अनुसार से ये पश्चिमी नदियां थी, पूर्वी नदियां थी, पश्चिम तरफ पाकिस्तान की तरफ नदियां हैं, पाकिस्तान को अधिकार दिया। भारत की तरफ जो नदियां ज्यादा हैं वो, लेकिन सिंधु नदी मेन वो उधर ही है। तो 20% जल इसमें भारत प्रयोग कर सकता, 80% पाकिस्तान। इसमें भारत 80%, 20% पाकिस्तान। भारत सिंचाई और विद्युत के लिए, विद्युत उत्पादन है। तो अब जो है फिजिकल स्थिति बदल गई है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा डर यही बना रहा कि कहीं युद्ध होता, कोई आतंकवादी घटनाएं करता रहता तो इंडिया कहीं नाराज हो गया। तो ये सब भारत से तो नदियां गुजरती है, तब पाकिस्तान में जाती है, कहीं रोक देगा पानी। तो ये बहुत बड़ी समस्या। अब फिजिकल स्थिति इतने दिन हो गए, 62 साल पुराना समझौता हो चुका है, तो स्थितियां बदली हैं, नदियों का फिजिकल रूप बदला है। तो भारत ने नोटिस इशू किया है। इस जो मतलब ये समझौता हुआ था उसके 12(3) के तहत ये नोटिस, आर्टिकल 12(3) के तहत 3 के तहत नोटिस इशू की गई है कि 90 दिन के अंदर आके वार्ता करा जाए और उसको सुलझाया जाए, जो इस समय फिजिकल स्थिति है। तो ये आपके सिंधु जल समझौता, समझ गए होंगे। 4th क्वेश्चन है कि डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है। डेटा गोपनीयता दिवस ये अभी मनाया गया है आपका, कल ही 28 जनवरी को मनाया गया है। 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस को। इसको डेटा संरक्षण दिवस भी कहते हैं, गोपनीयता दिवस। इसे और क्या कहा जाता है, डेटा संरक्षण दिवस अगर पूछा जाए, ये भी यही है। इसका पहले नाम यही था। कहाँ शुरू किया गया, यूरोपीय संघ ने इसको सबसे पहले, यूरोपीय परिषद ने इसको मनाया। यूरोपीय परिषद ने 2006 में मनाना किया, 28 जनवरी 2006 से मनाना शुरू किया। इसमें होता क्या, इसमें आपका कि जितना साइबर क्राइम है और डेटा का मैनेजमेंट है, डेटा को क्या करना, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, प्राइवेसी को मेंटेन रखना। तो इसकी थीम ये है, इसकी थीम क्या है, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। तो थीम हर चीज की इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पे हर साल मनाया जाता है कि कैसे एक कन्वेंशन हुआ था, एक कन्वेंशन 108 के नाम पे 28 जनवरी 1921 को हस्ताक्षर हुए थे। तो उस तब से मनाया जाता है कन्वेंशन 108। ये जो हुआ था उसी से 1981 में
सभी देश इकट्ठा होकर के ये किए थे कि डिजिटल डेटा जब शुरुआत ही हुई थी कि कैसे डेटा को डिजिटलाइज किया जाए, कैसे जो डेटा होता है जो लीक होता है तो उसको कैसे प्राइवेसी उसकी रखी जाए, तब से ये डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस बार का डेटा संरक्षण दिवस कौन था? 17 नंबर का, क्योंकि ये माना तभी जाता 2006 से, जब से मनाया जाना शुरू हुआ तो 17 संस्करण इसका आयोजित किया गया आपका। तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब मनाया जाता है, कौन सा संस्करण मनाया गया है, डेटा गोपनीयता दिवस कहा है, डेटा संरक्षण दिवस, तो एक ही चीज है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा को एआई के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु किसने हाथ मिला? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से मतलब मशीनों के प्रयोग से शिक्षा को बढ़ावा देना। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब है जैसे ने रोबोट सिस्टम होता है, तो मशीनों के प्रयोग से शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा में इनोवेशन करना, शिक्षा में सुधार करना और शिक्षा में नए आयाम स्थापित करना, ये सब एआई के माध्यम से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किससे करने के लिए किसने किसने हाथ मिलाया है? तो हमारे नीति आयोग ने हाथ मिलाया है। किसने किसने? नीति आयोग। नीति आयोग तो जानते हैं स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुई थी। किसका स्थान लिया था इसने? योजना आयोग का स्थान लिया था। तो अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, शिक्षा मंत्रालय है और इंटेल इंडिया ने जो है इसमें हाथ मिलाया है। नीति आयोग, अटल इनोवेशन जो समर्पित है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, इनोवेशन आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, ये दे देगा आपको स्टेटमेंट में कौन कौन शामिल है, तो आप इसलिए इनको सबको याद रखिए। शिक्षा मंत्रालय, कोई एक नाम मिस कर दे उसके जगह दूसरा नाम डाल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सबको याद रखना इसमें जरूरी है। और अगला कौन सा है? इसमें हमने अभी आपको बताया था इंटेल इंडिया। इंटेल इंडिया ने हाथ मिलाया इतने लोगों ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका मतलब क्या? मशीनों के प्रयोग से, मशीनों के प्रयोग से शिक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार, शिक्षा में डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण, इनोवेशन, ये सब करने के लिए इससे हाथ मिलाया है इनने। इन लोगों ने किससे आपस में हाथ मिला? नीति आयोग, अटल इनोवेशन, केंद्रीय माध्यमिक, सब शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये जरूरी है आपका। इसकी शुरुआत इंटेलिजेंसी कब हुई थी स्कूली पाठ्यक्रम में? सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में शिक्षा पाठ्यक्रम में एआई का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। मेन चीज नई शिक्षा नीति को बढ़ाने के लिए, नई शिक्षा नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए इसका उद्देश्य है। उसके पाठ्यक्रम को ऐसा है कि आपको उसको मतलब मशीनों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद का निधन हो गया? तो जमुना थी एक अभिनेत्री, जमुना। कहां से सांसद थी? पूर्व सांसद। कहां की? राजमुंदरी से सांसद थी, राजमुंदरी से सांसद थे, कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की। इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों काम किया, अधिक फिल्मों में काम किया।
एक फिल्म आई थी सत्यभामा से ज़्यादा ये चर्चित हुई। सत्यभामा से पौराणिक चित्रण इनका हुआ कि उन्हीं के नाम से इनको जानने लगा, सत्यभामा लोग जानने लगे, पौराणिक चित्रण इनका हुआ। और इन्होंने ज़्यादातर फिल्में कैसे की, तमिल में की, तमिल तेलुगु भाषा में की, कन्नड़ में की, ये साउथ की हीरोइन रही हैं, और हिंदी में भी की। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व सांसद भी थी और सब मतलब पहले की पुरानी अभिनेत्रियों में से एक थी, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता था जमुना जिनका निधन हुआ किससे संशय, उसने स्टेटमेंट दे दिया पूर्व सांसद थी, अभिनेत्री थी तो आप अभिनेत्री में टिक लगा दिया, पूर्व सांसद को आपने फॉल्स कर दिया। ABC AB दोनों या ABC तीनों ऐसे करके आजकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए जरूरी है आपको डेप्थ में जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि किसको ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ ईयर 2022 चुना गया। तो आपको अभी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को T20 चुना गया अंतर्राष्ट्रीय ICC द्वारा। तो इसी तरीके से ये जो इमर्जिंग चुना गया है ये रेणुका सिंह को चुना गया है। किसको? रेणुका सिंह को चुना गया है। 7वां क्वेश्चन है हमारा 7th, इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सूर्य कुमार यादव को T20 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, पहली बार भारत के क्रिकेटर को चुना गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। रेणुका सिंह को चुना गया। रेणुका सिंह ये कौन है? हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी, ये महिला खिलाड़ी। चर्चा में कब आई? इन्होंने जो है 2022 में बारबाडोस कॉमनवेल्थ गेम में, कॉमनवेल्थ गेम्स में बारबाडोस के खिलाफ, डोस के खिलाफ क्या क्या इन्होंने 10 ओवर में 4 ओवर में 10 रन और 4 विकेट लेके कमाल किया। 4 विकेट लेके चर्चा में आई। और BCCI वाला द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में इन्होंने 23 विकेट लिए। BCCI द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में 23 विकेट लेके चर्चा में आए। कब? 2019 में, ये 2022 में। तो इसलिए रेणुका सिंह बहुत ही इमर्जिंग प्लेयर इनको दिया गया है, अच्छे खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कई केंद्रीय मंत्रियों का नाम दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नाम याद रखना है। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन को लॉन्च किया गया है। मरीन क्या है? आपका सड़क परिवहन, सड़क जल वायु परिवहन को सुगम बनाने और परिवहन को सुगम बनाने हेतु ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जुलाई 2021 से शुरू किया गया था, मतलब इसमें डिजिटल रूप से इसमें उसको किया जाए तो एक सिंगल विंडो के रूप में शुरू किया गया था। जुलाई 2021 से शुरू था डिजिटलाइजेशन इसका, लेकिन अब ये जो लॉन्च किया गया एक सिंगल विंडो के तहत, एक सिंगल विंडो पोर्टल है जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। आपका 9th क्वेश्चन है मेरा, क्या है कि विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ का निर्माण किसने किया है? अभी आदित्य L1 के लिए
आदित्य L1 के लिए ये क्या है, सौर मिशन है हमारा, सौर मिशन, सूरज पे जाने का मिशन, सूर्य पर जाने का मिशन, सूर्य की स्टडी करने, जाएगा कौन, मर जाएगा, सूर्य का अध्ययन करना, अध्ययन करने का मिशन। खैर इसमें आदमी नहीं जाएगा, मिशन करने का मिशन है। तो इनकी सूर्य के कोरोना के आगे जाने के लिए जो पेलोड बनाया गया है, ये किसने बनाया है, ये हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसरो की हेल्प करी है इसने, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और जल्दी हम इस मिशन में सक्सेस होंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यूएस एयरफोर्स में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पे कौन नियुक्त हुआ है। तो जब कोई भारतीय मूल का अमेरिका में नियुक्त होता है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जल्दी ही जो कर्नल्स के ऊपर और मेजर जनरल के नीचे जो रेंज है, जो वो आपके रैंक होती है, उस पर भारतीय मूल के नियुक्त हुए हैं। इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। तो राजा जयचारी जो हैं वो नियुक्त हुए हैं भारतीय मूल के राजा जयचारी इनको नियुक्त किया गया। इनका नाम है राजा जान बुटपुटूर चारी नाम है, राजा जयचारी इनका नाम है, ये नियुक्त हुए हैं। और क्या है, एक जो अमेरिकी शटल है आपका, अंतरिक्ष शटल है, उसके टेस्टिंग क्या है, पायलट भी, अमेरिकन टेस्ट पायलट अंतरिक्ष के हैं, अमेरिकन टेस्ट पायलट भी हैं, अंतरिक्ष सदस्य, अंतरिक्ष यान के सदस्य भी हैं। और क्या है, और ये प्रेजेंट में जॉनसन जो है वहाँ पे स्पेस सेंटर टेक्सास में, उसके क्रू कमांडर भी हैं। जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास में क्रू 3 के कमांडर है, क्रू 3 कमांडर भी। तो इनको नियुक्त किया गया भारतीय मूल के, इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो ये रैंक क्या है, कर्नल के ऊपर रैंक है, कर्नल के ऊपर, मेजर जनरल के नीचे। बड़ी पोस्ट है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राजा जयचारी। तो साथियों, ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने क्वेश्चन भी होते हैं डेली के हमारे करंट अफेयर के, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो बहुत खबरें होते हैं, आप पेपर पढ़िए, समझ ही नहीं पाएंगे कौन एग्जाम में आने लायक है कौन नहीं, और 2-3 घंटे आप पेपर देखेंगे इधर उधर। तो उससे अच्छा है आप आधे घंटे में पूरा मटेरियल आपको बना बनाया मिल जाता है, नोट डाउन कर लिया करिए, इसका रिवीजन कर लिया करिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर थोड़ा सी भी लगे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस लेक्चर को शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों में, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय से क्या मिल जाए, जैसे हम डालें वीडियो आपको प्राप्त हो जाए, आपका उसका रिवीजन करके आप अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। साथियों, मस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्त करिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं साथियों। जय हिंद साथियों।